Hello students, welcome to CR International School online class. How are you beta? I hope everyone is fine at your home. तो आज हिंदी की कक्षा 5 में मैं आपके सामने फिर से आपको हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम हिंदी पाठमाला का पाठ 4, देश की आन बान शान हमारा तिरंगा। तिरंगा सभी जानते हैं इसके बारे में। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो क्या है? हमारा तिरंगा। तो जो ये मैंने बनाया ये हमारा तिरंगा है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे स्वतंत्र भारत का सम्मान है। स्वतंत्र मतलब हमारे आजाद भारत का, सम्मान मतलब उसका मान है। इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को देश प्रेम एवं देशभक्ति के लिए प्रेरित किया गया है। तिरंगे का चक्र हमें निरंतर प्रगति के पथ पर, प्रगति मतलब उन्नति, पथ मतलब रास्ता, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देता है। तो देखो बेटा, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ चिन्ह होते हैं। इसके बारे में देखो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी देश को, कोई भी देश ले लो, हमारा देश नहीं, किसी भी देश के ले लो, उस हर देश के अपने अपने अलग सिंबल्स होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं। सब देश के अपने अपने अलग राष्ट्रीय ध्वज बने होते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत देश का जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज वो कौन सा है? तिरंगा, जिसको हम तिरंगा कहकर बुलाते हैं। ठीक है, तो जो भी देश होते हैं सबके अपने अलग अलग चिन्ह होते हैं, राष्ट्रीय पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, और उन सब का सम्मान सभी अपने अपने देश के लोग सब उनका अपना सम्मान करते हैं। तो उसी पर आधारित ये पाठ है। देखो, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ चिन्ह होते हैं। चिन्ह मतलब निशान, जो उस देश का सम्मान व पहचान होते हैं। उस चिन्ह से, उस नेशनल जो उनका फ्लैग होता है उससे वो पहचाने जाते हैं कि ये कौन से देश का है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी इत्यादि। मतलब इन सब से पहचाना जाता है कि कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है, कौन से देश का राष्ट्रीय पक्षी है, कौन से देश का राष्ट्रीय ध्वज है, कौन से देश का राष्ट्रीय गान है। ये सारी चीजें हमें बताते हैं कि वो किस देश से संबंधित है। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। क्या नाम है? तिरंगा। इसको तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 3 रंगों का बना होता है। यह नाम हमारे झंडे के 3 रंगों को निर्देशित करता है। हमारे देश की आन बान और शान है। आन बान और क्या है ये? शान, यानी कि आन बान इज्जत। ठीक है, शान मतलब हमारा इसका गौरव, आन बान मतलब इसकी हमारे देश की इज्जत और गौरव है। ये तिरंगा, भारतवासी तिरंगे के मान सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज की भी अपनी गाथा है, जो अपनी स्वतंत्रता की कहानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप निर्धारण की बात आई, तब तिरंगे को थोड़े से परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया गया। परिवर्तन मतलब बदलाव के साथ। उससे पहले चक्र के स्थान पर चरखा था। देखो बेटा, जैसा कि पिक्चर में ये दिखाया हुआ है आपको कि यहाँ पर अब हमारा जो अशोक चक्र बना हुआ, पहले इसके स्थान पर क्या बना हुआ था? चरखा बना हुआ था, लेकिन बाद में थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया गया और यहाँ पर चरखे की जगह पर यह हमारा अशोक चक्र बना दिया गया। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात होता है। 3 और 2 का अनुपात मतलब 3:2, इस तरह से हो जाता है वो। ठीक है, हमारे झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें 3 और 2 का अनुपात रहता है। ठीक है, आगे देखो बेटा, सबसे ऊपर केसरिया रंग जो यहाँ पर होता है वो केसरिया, जो कि ऑरेंज सा कलर होता है, केसरिया रंग। ठीक है, बीच में सफेद रंग होता है और सबसे नीचे कौन सा होता है? हरा। ठीक है, अब देखो बेटा, बीच में सफेद रंग जो देश की शांति, सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। सबसे ऊपर कौन सा होता है? सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, जो कि देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो कि हमारे देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। बीच में होता है हमारा सफेद रंग जो कि शांति का प्रतीक है। ठीक है, बीच का सफेद रंग शांति, सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। सबसे नीचे होता है हरा रंग
जो कि हरियाली का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग वह हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, हरियाली का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे देश में समृद्धि, खुशी, हरियाली, शांति बनी रहे। ठीक है, खुशहाली बनी रहे। सफेद रंग की पट्टी पर जो चक्र है उसका भी अपना अलग एक इतिहास है, ये वाला चक्र, तो इसका भी अपना एक अलग ही महत्व है। महान सम्राट अशोक ने देश के अलग अलग भागों में अनेक स्तंभ तथा स्तूप बनवाए थे। एक स्तंभ वाराणसी के निकट सारनाथ में है। वाराणसी जगह का नाम उसी के निकट सारनाथ में है। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर 4 सिंह हैं। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर क्या है, यानी कि आपने देखा होगा 4 शेरों की मूर्तियां बनी हुई है। एक पीछे की तरफ छुपा होता है, दिखते हमें 3 है लेकिन एक पीछे, अगर हम इधर करेंगे तो भी 3, इधर होता है तो भी 3, लेकिन होते वो 4 हैं। ठीक है, और प्रत्येक सिंह के नीचे एक चक्र बना हुआ है। ठीक है, चक्र बना हुआ है। अशोक का यह धर्म चक्र सदाचार और उच्च आदर्शों का प्रतीक है। आज यही चक्र हमारे प्रगति और विकास का द्योतक है। अब हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र बना हुआ है हमें क्या प्रगति और उन्नति का संदेश देता है कि इस चक्र से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमारे देश की प्रगति और उन्नति बनी रहे। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती है। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, जो कि 24 घंटों को दर्शाती हैं। और जैसे चक्र घूमता रहता है उसी प्रकार हमें भी सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि ये चक्र हमें यही संदेश दे रहा है। इस चक्र में 24 तीलियां है और जैसे चक्र घूमता रहता है तो हमें भी उससे यह संदेश मिलता है कि हमें भी इसकी तरह निरंतर चलते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार होता है। आयताकार मतलब रेक्टेंगल शेप में होता है। देखा ना आपने, इस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप बनी हुई है। ठीक है, तो तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार ही होता है। इसको पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जो स्वयं एक किसान व स्वतंत्रता सेनानी थे। इसको बनाया किसने था, इसको डिजाइन किसने किया था बेटा, पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। जिस व्यक्ति ने डिजाइन किया उसका नाम था पिंगली वेंकैया, जो कि क्या था, एक किसान और स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के गौरव को सूचित करता है। ठीक है, उसके बाद तिरंगे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम भारतवासी के लिए जानना अति आवश्यक है। अब इनके बारे में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम जानते हैं। देखो बेटा, तिरंगा हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का होना चाहिए। जो तिरंगा बनाते हैं हमेशा किस कपड़े का बनाना चाहिए, तो खादी का होना चाहिए, या वो कॉटन का होना चाहिए, या वो सिल्क का होना चाहिए। इसका डंडा सदा सीधा रहना चाहिए। इसके डंडा ये हमेशा सीधा रहना चाहिए, ऐसे मुड़ा थोड़ा नहीं होना चाहिए। और पताका उसके शीर्ष पर लहराना चाहिए, यानी कि हमेशा वो लहराते हुए रहना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के समय झंडा आधा झुक जाता है। जब हमारे देश में कोई ऐसी विपदा आती है, कोई संकट मुसीबत आता है तो क्या होता है, उस समय वो झंडा आधा नीचे झुक जाता है। फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जा सकता। जब झंडा अगर फटा हुआ है या किसी कारण से उसमें कोई टूट फूट हो रही है तो उस झंडे को हम नहीं फहरा सकते। न ही ये कोई सजावट का सामान है। जमीन पर झंडा कभी नहीं छूना चाहिए। अपने झंडे को, तिरंगे झंडे को हमें कभी भी जमीन पर नहीं टिकाना चाहिए। ठीक है, जब तिरंगा फट जाए या रंग खराब हो जाए तो उसे जल समाधि दे दी जाती है। यानी कि जब तिरंगा फट जाता है या उसमें कोई खराबी हो जाती है, उसमें कोई टूट फूट जाती है तो ऐसे ही फेंक देते, उसको जल में बहा दिया जाता है, उसको जल समाधि दे दी जाती है। ठीक है, तो सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कमिश्नर तथा जिलाधिकारी के कार्यालय, कचहरी एवं जेल आदि सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज नित्य लहराता रहता है। नित्य मतलब हमेशा। राष्ट्रीय पर्वों, राष्ट्रीय जो हमारे नेशनल फेस्टिवल होते हैं, सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यालयों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता और पौरुष का प्रतीक है। ठीक है, इसके सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हमें हर प्रकार से तत्पर रहना चाहिए। हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए। इसकी इज्जत कर, इसका सम्मान करने के लिए, इसकी मर्यादा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी कवि ने सच ही लिखा है, तिरंगा है भारतीयों की शान।
तिरंगा है भारत माँ की आन, तिरंगा है वीरों का बलिदान। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, किसी कवि ने सच ही कहा है कि जो हमारा तिरंगा है वो हमारे भारत देश की शान है। हमारा तिरंगा है हमारे भारत देश की शान है, तिरंगा ही हमारे भारत माँ की आन है और तिरंगा ही वीरों का बलिदान है। आन बान शान की हमारी तिरंगा ही भारत माँ की आन है। भारत माँ की इज्जत भी तिरंगा ही है, भारतीयों की इज्जत भी, भारतीयों की शान इज्जत भी तिरंगा ही है और वीरों का जो बलिदान उन्होंने दिया है उनका भी तिरंगा ही है। ठीक है, तो आज के पाठ में हमने हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा नेशनल फ्लैग जो था हमारा तिरंगा, उसके बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हमारा किस किस चीज से बना होता है। ये हमेशा सूती खादी या सिल्क से बना होना चाहिए। ठीक है, इसको कभी भी जमीन पर नहीं टिकाना चाहिए। जब कोई भी हमारे देश पर हमारे कोई विपत्ति या विपदा ऐसी आ जाती है तो उस समय ये तिरंगा आधा झुक जाता है। हमें इसको कटा फटा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और हमेशा इसकी शेप कैसी होती है, रेक्टेंगल, आयताकार शेप में होता है ये। ठीक है, और इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है। ठीक है, 3:2 का होता है। तो ये हमारा था, हमारा जो नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, तो आज के चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ इसके बारे में बताया है। इसमें 3 रंग होते हैं, कौन कौन सा रंग किस किस चीज का प्रतीक होता है। ठीक है, सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग, सबसे नीचे हरा रंग और सफेद रंग के बीच में क्या बना होता है, एक अशोक चक्र। पहले यहाँ एक चरखा बना होता था लेकिन इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया, चरखे की जगह पर फिर अशोक चक्र आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पाठ 4, हमारा तिरंगा। एक बार फिर उसको खुद आप अच्छे से रीड करना बेटा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है इसको और इसकी जो PDF आपको मिल जाएगी उसमें आपके कठिन शब्दार्थ आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, पाठ अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो प्रश्न उत्तर आपको अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।